welcome back to my channel. Welcome to my channel if you have landed here for the very first time. Hope you subscribed to my channel, clicked on notification bell so you don't miss out any further updates. You can also follow me on my Instagram or my vlog channel. दोनों के link होगा description box में. Namaste, this is Dvija और कैसे हैं आप? This is your sunshine in human form और आज हम देख रहे हैं We are doing इंटरेस्टिंग सा वीडियो है. मुझे पता है काफ़ी लोगों को व्लॉग चाहिए ध्रुव का. वी विल ब्रिंग द व्लॉग्स, लेकिन ये थोड़े बहुत अभी बाकी है एंड मुझे ये वाला करना था बिकॉज आफ्टर सीइंग दैट एरिया 51 वाला वीडियो साथ में आई थॉरली एंजॉयड इट. ऐसा नहीं है कि मैं बिलीव करती हूँ बट इट वॉज वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ इंसाइट जो मुझे मिला. प्लस दिस वॉज ऑल्सो रिकमेंडेड रियली वेल विथ द रूफ वाला विच आई विल डू आफ्टर दिस. नासा's search for aliens. Wow. The Voyager's missions. So yeah, let's do that. Let's go. Let's get it. हर बार की तरह उम्मीद है वीडियो जाएगा रहेगा मजा आएगा. There's another part on this. Okay, NASA is going to find it out. अभी देखते हैं. चलो playing. नमस्कार दोस्तों, क्या इस पूरे ब्रह्मांड में हम इंसान अकेले हैं या फिर हमारे अलावा भी कहीं और कोई इंटेलिजेंट लाइफ मौजूद है? Probably more में intelligent. एग्जिस्ट करते हैं तो ये सोचना बड़ा स्वाभाविक है कि शायद एलियंस के मन में भी ऐसे ही सवाल उठते होंगे कि कहीं इस यूनिवर्स में वो अकेले तो नहीं. हमारे यूनिवर्स में दो इंटेलिजेंट स्पीशीज के बीच में कम्युनिकेशन कैसे बनाया जाए, इसी सोच को ध्यान में रखते हुए नासा ने कई प्रोजेक्ट्स शुरू किए ताकि हम किसी तरह एलियंस को एक संदेश भेज सके. ये साल 1977 की बात है कि नासा ने अपना वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया और उसका मिशन क्लियरली डिफाइन किया. हमारा सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल की खोज को बाहरी प्लैनेट्स के आसपास से लेकर सूर्य के प्रभाव क्षेत्र की बाहरी सीमाओं तक और शायद उससे भी आगे तक बढ़ाना. सिंपल भाषा में कहा जाए तो ये एक इंटरस्टेलर मिशन था. हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में करोड़ों अरबों सोलर सिस्टम्स हैं. इन सोलर सिस्टम्स के बीच में जो जगह है उसे इंटरस्टेलर स्पेस कहा जाता है. आज के दिन तक नासा ने सिर्फ 5 इंटरस्टेलर स्पेसक्राफ्ट्स लॉन्च किए हैं. इनके नाम है पायनियर 10, पायनियर 11, वॉयेजर 1, वॉयेजर 2 और न्यू होराइजन्स. और इन 5 में से सिर्फ 2 ही एक्चुअली में इंटरस्टेलर स्पेस तक पहुंच पाए हैं क्योंकि सोलर सिस्टम को छोड़कर जाने में बहुत बहुत लंबा समय लगता है. और ये 2 जो छोड़कर जा पाए हैं ये 2 बड़े खास हैं, वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2. इन्होंने सोलर सिस्टम की एक ऐसी बीच में है कि नहीं पहुंचे. जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून की एक कमाल की फोटोज मिल पाई. आज के दिन तक वॉयेजर 2 इकलौता स्पेसक्राफ्ट है जो यूरेनस और नेपट्यून के पास गया है. और वॉयेजर 1 का सफर तो इतना लंबा रहा है कि ऑफिशियली धरती से सबसे दूर पहुंचने वाला मैनमेड ऑब्जेक्ट बन चुका है. एज ऑफ अक्टूबर 2024 ये 24.7 बिलियन किलोमीटर्स दूर है धरती से. लेकिन इन दोनों वॉयेजर्स की सबसे दिलचस्प बात तो यही है कि इनमें मौजूद हैं एलियंस के लिए ढेर सारे मैसेजेस जिनको साथ लिए ये अंतरिक्ष में घूम रहे हैं. ये मैसेजेस जो इस उम्मीद से भेजे गए कि शायद हमारी मुलाकात एलियंस से हो और इन संदेशों के जरिए हम उन्हें अपने बारे में कुछ बता सके. We step out of our solar system into the universe. Let them be. इन पिटारों में क्या है वो संदेश इंसानों की तरफ से जो नासा एलियंस को बताना चाहती है? आइए जानते हैं वॉयेजर मिशंस की पूरी कहानी आज के इस वीडियो में. साल 1965 की बात है दोस्तों कि नासा में काम करने वाले एक इंजीनियर ने नोटिस किया कि हमारे सोलर सिस्टम के आखिरी 4 प्लैनेट्स जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून एक बड़ी ही अनोखी ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट में आ जाएंगे लेट 1970s के समय में. एक ऐसी अनोखी अरेंजमेंट जो 175 सालों में सिर्फ एक बार आती है. इस अरेंजमेंट का मतलब था कि एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट भेजा जा सकता था जो इन चारों प्लैनेट्स के ग्रेविटेशनल फोर्स का फायदा उठाकर इन चारों प्लैनेट्स के पास से गुजर जाए बहुत कम फ्यूल और समय इस्तेमाल करते हुए. इस प्रिंसिपल को ग्रेविटी असिस्ट कहा जाता है. किसी प्लैनेट या स्पेस में मौजूद किसी और ऑब्जेक्ट के मास का इस्तेमाल करना अपनी स्पीड और ट्रेजेक्टरी बदलने के लिए. इसी के आधार पर नासा ने वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 मिशंस के प्लान्स बनाए. और यही कारण कि साल 1977 का ईयर चुना गया इन दोनों स्पेसक्राफ्ट्स को लॉन्च करने के लिए. मिशन के अनुसार वॉयेजर 1 को जुपिटर और सैटर्न के पास से फ्लाई बाय करना था, खासकर सैटर्न के बड़े मून टाइटन पर फोकस करते हुए. और दूसरी तरफ वॉयेजर 2 को जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून के पास से गुजरना था.
दोनों स्पेसक्राफ्ट्स के डिजाइन की बात करें तो एक दूसरे से काफी सिमिलर थे। दोनों ही That's why the only रेडियो two- आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर द्वारा पावर्ड थे। इनमें कोई सोलर पैनल्स नहीं लगे थे क्योंकि मार्स जुपिटर को पार करते ही सोलर एनर्जी काफी हद तक यूजलेस हो जाती है। उतनी दूर पहुंचकर सूरज की किरणों में इतनी एनर्जी ही नहीं रह जाती कि उससे कुछ सोलर एनर्जी निकाली जा सके, और इनका मिशन तो सोलर सिस्टम को पार करना था। इसलिए ये जो डिवाइसेस हैं ये प्लूटोनियम एलिमेंट के रेडियो एक्टिव डीके से पावर्ड है। प्लूटोनियम जब डीके होता है तो हीट निकलती है, उस हीट को बिजली में कन्वर्ट करा जा सकता है। यहीं से ही ये नाम आता है रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर। इसके अलावा दोनों स्पेस प्रोब्स में 10 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स लगाए गए थे। इसमें था एक 2 कैमरा इमेजिंग सिस्टम तस्वीरें खींचने के लिए, एक स्पेक्ट्रोमीटर जो हाइड्रोजन की एबंडेंस को मेजर करता, दूसरा स्पेक्ट्रोमीटर जो अंतरिक्ष में अल्ट्रावायलेट एक्टिविटी को मेजर करता, एक मैग्नेटोमीटर जो प्लैनेट्स की मैग्नेटिक फील्ड्स को मापता, एक हाई गेन एंटीना कम्युनिकेट करने के लिए धरती के साथ, और बाकी कुछ छोटे मोटे इंस्ट्रूमेंट्स रेडिएशन के अलग अलग लेवल्स को मापने के लिए। इंटरेस्टिंग चीज यह है कि वॉयेजर 2 का लॉन्च वॉयेजर 1 से पहले किया जाता है। 20 अगस्त 1977 में वॉयेजर 2 लॉन्च होता है और 16 दिन बाद 5 सितंबर 1977 को वॉयेजर 1 का लॉन्च होता है नासा केनेडी स्पेस सेंटर से। जो रास्ता वॉयेजर 1 ने लिया वो ज्यादा छोटा और तेज था वॉयेजर 2 के कंपैरिजन में। तो जुपिटर के पास सबसे पहले वॉयेजर 1 ही पहुंचता है और मार्च 1979 में ये जबरदस्त टाइम लैप्स इसके द्वारा लिया जाता है। ये 66 अलग अलग फोटोज से द्वारा बनाया गया एक टाइम लैप्स है। हर एक तस्वीर जुपिटर के एक रोटेशन I was never into space and astronomy. 10 घंटे का समय लगता है जुपिटर को रोटेट करने में। ये पहली बार था कि जुपिटर और जुपिटर के मून्स की इतनी क्लियर कट फोटोज हमें देखने को मिल पाई, और यहीं पर डिस्कवरी हुई जुपिटर के रिंग्स की भी। बहुत से लोगों को लगता है कि सिर्फ सैटर्न प्लैनेट के अराउंड रिंग्स मौजूद हैं, लेकिन रिंग्स जुपिटर के अराउंड भी हैं। हालांकि वो इतने क्लियरली दिखते नहीं है जब तक पास से ना देखो। ये जो जुपिटर प्लैनेट है, इसके मून्स और इसके रिंग्स, इन तीनों कंपोनेंट्स को साथ में मिलाकर जोवियन सिस्टम कहा जाता है। ये जोवियन शब्द रोमन गॉड ऑफ स्काई एंड थंडर से आता है, जोव जिसका नाम है, और जोव का ही दूसरा नाम जुपिटर भी है, जहां से इस प्लेनेट का नाम भी पड़ा। अब बात कुछ ऐसी है दोस्तों कि जुपिटर जैसे ही 3 और प्लैनेट्स मौजूद है हमारे सोलर सिस्टम में, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून। इन सभी प्लैनेट्स पर रिंग मौजूद है, बहुत सारे मून्स मौजूद हैं, और ये सारे के सारे गैस जाइंट्स भी हैं ये चारों। यही कारण कि इन चारों प्लैनेट्स को मिलाकर जोवियन प्लैनेट्स कहा जाता है, जुपिटर लाइक प्लैनेट्स। इसी जोवियन सिस्टम की एक्सप्लोरेशन के दौरान वॉयेजर 1 ने जुपिटर के आईओ मून की ऑनगोइंग वोल्केनिक एक्टिविटी की भी खोज करी। ये भी पहली बार था जब इंसानों ने किसी और प्लैनेट पर एक्टिव वोल्केनोस को देखा। वॉयेजर 1 के जुपिटर पहुंचने से पहले हमें लगता था कि जुपिटर के पास 13 अलग अलग मून्स मौजूद हैं, लेकिन इसके आने के बाद पता चला कि 2 और चांद मौजूद हैं। कुछ महीने बाद 9 जुलाई 1979 को वॉयेजर 2 जुपिटर के पास पहुंचा, और ये और भी ज्यादा करीब था जुपिटर के। इसके पास आने से एक और नया चांद हमें देखने को मिला, पता चला एक और मून मौजूद है जुपिटर के पास। इन वॉयेजर मिशंस की डिस्कवरीज के कारण जुपिटर के जो मून्स थे वो 13 से बढ़कर 16 हो गए। क्या दोस्तों, हम 95 अलग अलग मून्स डिस्कवर कर चुके हैं। सही सुना आपने, 95 अलग अलग चांद जो जुपिटर के चारों तरफ घूम रहे हैं। इसके करीब 1.5 साल बाद 12 नवंबर साल 1980 को वॉयेजर 1 पहुंचता है सैटर्न के पास। इस वक्त तक वॉयेजर 1 की स्पीड इतनी तेज हो गई थी वॉयेजर 2 के मुकाबले कि वॉयेजर 2 को सैटर्न तक पहुंचने में करीब 9 महीने और लगे। सैटर्न पर पहुंचते ही वॉयेजर 1 ने 3 नए मून्स की खोज करी, एटलस, प्रोमेथियस और पैंडोरा। हाँ, ये पैंडोरा नाम वही है जो अवतार फिल्म में एलियन प्लैनेट का नाम रखा जाता है, लेकिन असलियत में ये सैटर्न के एक मून का नाम है। उस समय तक सैटर्न के नोन मून्स की लिस्ट करीब 15 तक थी, लेकिन आज के दिन हमने करीब 146 मून्स की खोज कर ली है सैटर्न के। वॉयेजर 1 ने कई सारे मून्स की फोटोज खींची जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनमें से शायद सबसे इंटरेस्टिंग ये टाइटन मून, धरती के अलावा इकलौता ऐसा ऑब्जेक्ट है हमारे सोलर सिस्टम में जिसका हमें क्लियर एविडेंस मिला है कि जहां पर बहुत सारा लिक्विड स्टेट में पानी मौजूद है। यही कारण कि कई सारी साइंस फिक्शन मूवीज इस पर बनी है जिसमें टाइटन को एक ऐसी जगह दिखा रखा है जहां पर या तो एलियंस रहते हों या फिर जहां पर इंसान जाकर रह सके। Titan had become our home. सैटर्न को पार करने के बाद वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। वॉयेजर 2 जाता है यूरेनस और नेपट्यून की ओर। ये पहला और इकलौता मैनमेड ऑब्जेक्ट बन जाता है इन प्लैनेट्स के पास से गुजरने वाला। साल 1986 में यूरेनस के पास और 1989 में नेपट्यून के पास से गुजरता है, और कुछ ये फोटोज हमारे पास आती हैं। वॉयेजर 1 दूसरी तरफ अपनी ट्रेजेक्ट्री बदल लेता है और एक्लिप्टिक प्लेन से बाहर चला जाता है।
एक्लिप्टिक प्लेन अगर आप नहीं जानते, ये एक इमेजिनरी प्लेन है जिस पर हमारे सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स अपने अलग अलग ऑर्बिट्स में सूरज के चक्कर लगाते हैं। so long अगर आप I've 3 heard of डायमेंशंस this में देखो as तो well. कुछ ऐसा दिखाई देता है ये प्लेन। सारे ही प्लैनेट्स में कुछ छोटे मोटे डिग्रीज का अंतर होता है, लेकिन सब एक फ्लैट प्लेन पर लगते हैं ऑलमोस्ट। लेकिन वॉयेजर 1 इस प्लेन से बाहर ऊपर उठकर निकल जाता है। वॉयेजर 1 का प्रोब ग्रेविटी असिस्ट की मदद से बहुत तेज स्पीड पकड़ लेता है। आज के दिन ये अंतरिक्ष में उड़ रहा है 60,000 किलोमीटर पर आवर की ज्यादा स्पीड से। इस डायग्राम में आप देख सकते हो रफली वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 आज के दिन कहां पर मौजूद है। 1 जनवरी साल 1990 को वॉयेजर के इंटरस्टेलर मिशन की शुरुआत होती है। ऑफिशियल मिशन सन के इन्फ्लुएंस से बाहर निकलने का। अगले ही महीने वैलेंटाइंस डे के दिन 14 फरवरी साल 1990 को वॉयेजर 1 के द्वारा एक बड़ी मशहूर फोटो ली जाती है, द पेल ब्लू डॉट। ये फोटो जिसमें वॉयेजर 1 धरती से करीब 6 बिलियन किलोमीटर दूर है और हमारी धरती इसमें सिर्फ एक छोटी सी ब्लू कलर की डॉट की तरह दिखाई दे रही है। इसी पर्सपेक्टिव से वॉयेजर 1 के कैमरा ने एक सेल्फी भी ली हमारे इनर सोलर सिस्टम की, एक फैमिली पोर्ट्रेट जिसमें वीनस, अर्थ, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून सब शामिल थे। अगर आप सोच रहे हो इसमें मरकरी और मार्स कहाँ गए, तो वो इसलिए दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि सन की रिफ्लेक्शन इतनी ज्यादा पड़ रही थी कि वो उसमें गायब से हो गए। और प्लूटो बेचारा आज के दिन प्लेनेट तो वैसे ही नहीं है, उसकी कोई परवाह नहीं करता, लेकिन इस फोटो के लिए भी वो बहुत छोटा था, इसलिए दिखाई नहीं दे रहा। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? ये आखिरी कुछ फोटोज खींचने के बाद वॉयेजर 1 के कैमरास को बंद कर दिया जाता है ताकि पावर और मेमोरी दोनों बचाई जा सके। और एक्चुअली इसके बाद कुछ था भी नहीं जिसकी तस्वीर इतने अंधेरे में खींची जा सके। वॉयेजर 1 सीधा आगे बढ़ रहा था इंटरस्टेलर स्पेस के अंधेरे की ओर। इसके बाद वॉयेजर 1 का कोई नया अपडेट नहीं आया। साल 1998 में एक छोटा सा अपडेट बताया जाता है कि ये धरती से सबसे दूर पहुंचने वाला मैन मेड ऑब्जेक्ट बन गया है। फिर साल 2004 में बताया जाता है कि वॉयेजर 1 ने टर्मिनेशन शॉक पार कर लिया है। ये एक ऐसा पॉइंट होता है हमारे सोलर सिस्टम की एज पर जहां सोलर विंड अचानक से धीमी हो जाती है। आप पूछोगे ये सोलर विंड क्या चीज है? ये असल में सूरज से आने वाले चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। ये सोलर सिस्टम के चारों ओर एक बबल सा बना देते हैं। इस बबल को हीलियोस्फीयर कहा जाता है और ये हीलियोस्फीयर हमें इंटरस्टेलर रेडिएशन से बचाता है। जब हम हीलियोस्फीयर की आउटर बाउंड्री हीलियोपॉज के करीब पहुंचते हैं तो सोलर विंड और कमजोर हो जाती है। इस डायग्राम को देखकर आप बेहतर समझ सकते हो। शुरुआत में है हमारे प्लैनेट्स सारे। नेपट्यून के बाद एक कुइपर बेल्ट आती है जहां से कई सारे कॉमेट्स निकल कर आते हैं। इसकी बात मैंने एस्ट्रॉइड वाले वीडियो में करी थी। यहीं से ही लगभग शुरू हो जाता है टर्मिनेशन शॉक का रीजन, जिसके बाद आती है हीलियोपॉज की बाउंड्री। हीलियोपॉज के आने के बाद कई सारे डायग्राम्स में एक बो शॉक का रीजन दिखाया जाता है इंटरस्टेलर स्पेस आने से पहले। ऐसा कई सारे साइंटिस्ट का मानना था वॉयेजर 1 जब तक यहां नहीं गया था। 25 अगस्त साल 2012 में वॉयेजर 1 ने हीलियोस्फीयर को पीछे छोड़ दिया और फाइनली इंटरस्टेलर स्पेस में एंट्री मार ली। और उसके बाद से साइंटिस्ट का पूरा नजरिया ही बदल गया इस बो शॉक वाले रीजन को लेकर। आज के दिन साइंटिस्ट का मानना है कि ये वाला रीजन बेसिकली एक इंटरैक्शन का एरिया है जहां पर इंटरस्टेलर रेडिएशन आकर सोलर विंड से मिलती है। एक तरीके का डिफ्यूजन वाला रीजन। This might be too much कुछ लोगों के लिए, ठीक है, लेकिन आई एम एंजॉयिंग। लेकिन सोचकर देखो दोस्तों, ये सिर्फ साल 2012 में ही था कि वॉयेजर 1 ने बाउंड्री क्रॉस कर। पूरे 22 साल का समय लग गया इस इंटरस्टेलर मिशन को इंटरस्टेलर स्पेस तक पहुंचने में। इस चीज को कंफर्म करने में भी नासा ने 8 महीने का समय लगाया। कई सालों तक इन्होंने डेटा को रीचेक किया, डबल चेक किया और फाइनली सितंबर 2013 में ही इन्होंने अनाउंस किया था कि इंसानों के हाथों द्वारा बनाई एक चीज ने पहली बार सोलर सिस्टम की सरहदें पार कर ली। ये डेटा साइंस का ही कमाल है कि स्पेस एक्सप्लोरेशन की इस फील्ड में हम इतनी सारी चीजों को बेहतर समझ पाए हैं। लेकिन सिर्फ स्पेस एक्सप्लोरेशन ही नहीं, डेटा साइंस आज के दिन वन ऑफ द मोस्ट लुक्रेटिव करियर्स बन चुका है इस दुनिया में। इसका इस्तेमाल ऑलमोस्ट हर एक इंडस्ट्री में किया जाता है। ऑटोमोबाइल, फाइनेंस, मीडिया, हेल्थ केयर। अगर आप अपने आप को इसमें अपस्किल करना चाहते हो और इस डायनामिक फील्ड में एंटर करना चाहते हो तो आज के वीडियो के स्पॉन्सर Scalar.com आपको एक सॉल्यूशन ऑफर करते हैं। स्केलर एक ऑनलाइन टेक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो प्रोग्राम्स कभी इतना इंटरेस्ट नहीं हुआ है स्पेस में के कोई भी टॉपिक्स में, और इट आल्सो विल इंक्लूड एनीथिंग विद वेल दैट्स एस्ट्रोनॉमी. I have been interested in astrology at a point in my life, but I don't believe in it anymore. I'm like, I run, not the planets will run me. Lekin this is something also is a very extremely educational video this is. So कुछ लोगों के लिए कुछ ज़्यादा हो सकता है, ऐसा लग सकता है कि बहुत भारी भारी लग रहा है सर, because it's so much to learn, so much to like know. If you're interested in this, probably it will be easier for you, but I had no idea of a lot of things here. So for me, it's
little overstimulating, a little bit, yeah, a little bit overstimulating at a point, but I'm loving it. I enjoy this kind of videos. I enjoy learning, so I love it. यहाँ पर ये But it उठता might है be something like कि that हमें for कैसे you, पता चला maybe. कि वॉयजर 1 ने बाउंड्री क्रॉस करी। ये हमें पता चला दोस्तों इसके प्लाज्मा वेव इंस्ट्रूमेंट से। 9 अप्रैल और 22 मई 2013 के बीच में एक पावरफुल सोलर इरप्शन रिकॉर्ड की गई वॉयजर 1 में। इस इरप्शन की वजह से वॉयजर 1 के पास के इलेक्ट्रॉन्स वाइब्रेट होने लगे और रिसर्चर्स ने नोटिस किया कि वॉयजर 1 के आसपास की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है अब वो हीलियोस्फीयर की तुलना में बहुत ज्यादा हो गई है। इसी से ही हमें पता चला कि ये इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंच गया है। आप सोचोगे लेकिन ये कैसे हो सकता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सोलर सिस्टम के बाहर ज्यादा है सोलर सिस्टम के अंदर के कंपैरिजन में। ऐसा इसलिए है क्योंकि हीलियोपॉज का जो रीजन था वहां पर सोलर विंड में एक बहुत बड़ा डिप महसूस होता है। जब वॉयजर 1 हीलियोपॉज के एरिया में था तब वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम हो गई थी और जैसे ही ये इंटरस्टेलर स्पेस में आया एक सडन स्पाइक देखने को मिली। फर्क बस इतना है कि हीलियोपॉज से पहले जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में स्पाइक आई थी वो सोलर विंड की वजह से थी और हीलियोपॉज के बाद जो स्पाइक आई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में ये इंटरस्टेलर विंड की वजह से थी। ये सारी चीजें हमें पता चल पा रही थी इस हाई गेन एंटीना की मदद से। सारी फोटोज, सारे इंस्ट्रूमेंट्स की फाइंडिंग, सारी मिशन क्रिटिकल जानकारी सब की सब इस एंटीना के जरिए ट्रांसमिट हो रही थी और धरती पर रिसीव की जा रही थी नासा के 3 डीप स्पेस नेटवर्क स्टेशंस के द्वारा। ये डीप स्पेस नेटवर्क स्टेशंस भी अपने आप में बड़ी कमाल की चीजें हैं। धरती के 3 कोनों में मौजूद है, कैलिफोर्निया, मैड्रिड और ऑस्ट्रेलिया में कैनबरा। ये तीनों लोकेशंस जैसा कि आप इस एनिमेशन में देख सकते हो धरती का ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर करती है। अगर आप मेरे व्लॉग चैनल को देखते हो तो शायद आपको याद हो मैंने ऑस्ट्रेलिया में मौजूद इस डीप स्पेस नेटवर्क स्टेशन का एक टूर कराया था इस वाले व्लॉग में। अगर आपने नहीं देखा इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। जब रिसर्चर्स को डेटा मिला तो उन्होंने इसे बैक ट्रैक किया और देखा कि वॉयजर 1 ने एग्जैक्टली कौन से दिन इंटरस्टेलर स्पेस में एंटर किया था और तब ये 25 अगस्त 2012 की डेट कंफर्म हुई। और इत्तेफाक की बात देखिए ये वही दिन था एग्जैक्टली जिस दिन चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान नील आर्मस्ट्रॉन्ग का देहांत हुआ। अच्छा, ये सारी बात तो हुई वॉयजर 1 की। यहां पर वॉयजर 2 का क्या हुआ? वॉयजर 2 ने भी इंटरस्टेलर स्पेस में एंट्री मारी करीब 6 साल बाद 5 नवंबर साल 2018 में। राइट आफ्टर माय बर्थडे। स्पेस प्रोब्स जो आज के दिन तक ऐसा कर पाए हैं। इन दोनों के अंदर मौजूद है एलियंस के लिए कुछ संदेश। क्यों करना है ऐसा? भले ही इन दोनों वॉयजर मिशंस ने कई सारे रिकॉर्ड्स तोड़े हों लेकिन एलियंस को संदेश भेजने के प्रयास में ये पहले स्पेसक्राफ्ट्स नहीं थे। इससे पहले पायनियर 10 और पायनियर 11 ने भी ये कोशिश करी थी। एक्चुअली में जो मैसेजेस वॉयजर्स में भेजे गए हैं एलियंस के लिए वही मैसेजेस पहले पायनियर 10 और 11 में भेजे गए थे। बस फर्क ये है कि वॉयजर्स में नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके और ज्यादा डिटेलिंग के साथ उन मैसेजेस को भेजा गया है। पायनियर प्लेट एक छोटी सी गोल्ड एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम की प्लेट है जो पायनियर्स 10 और 11 के स्पेसक्राफ्ट पर लगाई गई थी। इस पर लिखी गई चीजें एलियंस को हमारी प्लैनेट अर्थ के बारे में बताती हैं। नासा ने इसे अ मार्क ऑफ मैन कहा है। ये प्लेट सिर्फ 15 से 23 सेंटीमीटर की है लेकिन इस पर 5 इनग्रेव्ड डायग्राम्स हैं। ये गैलेक्सी में हमारी लोकेशन के बारे में जानकारी देती है। बीच में एक रेडियल डायग्राम है जो असल में एक मैप है। इस मैप में हमारी सूरज की पोजीशन को 14 पल्सर्स के रिलेशन में दिखाया गया है। पल्सर्स जो है वो डीजनरेटेड स्टार्स होते हैं जो तेजी से घूमते हैं और रेगुलर पल्सेस एमिट करते हैं। बेसिकली इस नक्शे को समझने के लिए इंटेलिजेंस लेवल इतना होना चाहिए कि ये सारी नॉलेज पहले से पता हो एलियंस को। प्लैग के निचले हिस्से में दिखाया गया है और सबसे लेफ्ट में सूरज है, उसके बाद सारे प्लैनेट्स आते हैं। एक एरो बना हुआ है यहाँ पर जो तीसरे प्लैनेट की तरफ पॉइंट आउट करता है कि ये वो प्लैनेट है जहाँ से स्पेसक्राफ्ट निकल कर आया। हम ना समझ पाए। मिडिल राइट हिस्से में एक स्पेसक्राफ्ट का सिलुएट दिखाया गया है और साथ ही साथ यहाँ आप देख सकते हो एक ड्राइंग एक पुरुष और एक महिला की। बेसिकली ये दिखाने की कोशिश करी गई है कि हम इंसान ऐसे दिखते हैं जिन्होंने इस स्पेसक्राफ्ट को बनाया है। नासा ने कहा है ये इंटरस्टेलर स्लैब दर्शाता है कि मानव जाति के पास मानव विकास के युग की भौतिक समस्याओं से परे एक स्पिरिचुअल इंसाइट है। मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो ये शीट काफी बेसिक सी है, ज्यादा कुछ पता नहीं चलेगा एलियंस को अगर इसे देखा तो। इसलिए ना पता चले में जो चीजें भेजी गई वो इससे कहीं ज्यादा डिटेल्ड थी। ओहो। वॉयजर्स के साथ भेजे गए मैसेजेस असल में 12 इंच की गोल्ड प्लेटेड कॉपर डिस्क्स और फोनोग्राफ रिकॉर्ड्स हैं। इनमें आवाजें और इमेजेस दोनों शामिल हैं। ऐसे 2 रिकॉर्ड्स हैं, वॉयजर 1 और वॉयजर 2 दोनों पर भेजे गए हैं। आइए थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि इनमें क्या है। फोनोग्राफ जो है इसे ग्रामोफोन भी कहा जाता है, ये कुछ ऐसा दिखता है।
ये फ्लैट डिस्क्स होती हैं जिनमें साउंड्स को स्टोर किया जा सकता है। ये एक ज़माने में काफ़ी पॉपुलर हुआ करते थे और 1970s के ज़माने में काफ़ी पॉपुलर होते थे जब वॉयजर्स को बनाया जा रहा था। इन डिस्क्स पर ग्रूव्स एक स्पाइरल पैटर्न में अरेंज्ड होते हैं जिनमें साउंड वेव्स इनकोडेड होती हैं। जब एक सुई इन ग्रूव्स के साथ लगकर चलाई जाती है तो वाइब्रेशंस निकलती हैं जो साउंड बॉक्स तक पहुंचती हैं। यहाँ पर एक मेम्ब्रेन होता है जिसके वाइब्रेट होने पर इन डिस्क्स में रिकॉर्ड की गई साउंड वेव्स I'm trying to understand, it's not a still frame. साउंड वेव्स को एक हॉर्न के जरिए और ज्यादा एम्पलीफाई किया जाता है ताकि लाउडली और क्लियरली आवाज सुनाई जा सके। आज के दिन हमारे पास टर्न टेबल्स और रिकॉर्ड प्लेयर्स हैं जो इसी कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी अलग है। आज के दिन सुई से होने वाली वाइब्रेशंस को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में पहले कन्वर्ट किया जाता है और फिर साउंड को एम्पलीफाई किया जाता है। यहाँ पर ऐसा नहीं किया जा रहा है। ये जो रिकॉर्ड इसमें भेजा गया है वॉयजर्स में, इसे गोल्डन रिकॉर्ड का नाम दिया गया है। इस रिकॉर्ड के कंटेंट्स को 4 अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। पहला सेक्शन है सीन्स फ्रॉम द अर्थ। 115 इमेजेस और डायग्राम्स जो हमारे प्लैनेट और हमारे प्लैनेट्स पर मौजूद स्पीशीज के बारे में बताते हैं, जिसमें बेसिक मैथमेटिकल, केमिकल और फिजिकल डेफिनेशंस भी मौजूद हैं। दूसरी है ग्रीटिंग्स फ्रॉम द अर्थ। 55 अलग अलग भाषाओं में इंसानों के द्वारा बोली गई ग्रीटिंग्स। What is the reply? प्रिंटेड मैसेज भी है जो अमेरिकन प्रेसिडेंट जिमी कार्टर और उस वक्त के यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल कर्ट वाल्डहाइम ने लिखा था। वो अलग बात है कि इसे समझने के लिए एलियंस को इंग्लिश आनी जरूरी है। तीसरा सेक्शन है म्यूजिक फ्रॉम द अर्थ। म्यूजिकल सिलेक्शंस हमारे धरती पर मौजूद अलग अलग कल्चर्स और एरास की। इसमें 28 ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं ईस्टर्न और वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक की, और एक इंडियन गाना भी है बेस्ड ऑन राग भैरवी, जात कहाँ हो, जैसे गाया गया है सुरश्री केसरबाई केरकर ने। चौथा सेक्शन है साउंड्स ऑफ द अर्थ, जिसमें अलग अलग नेचुरल साउंड्स सुनाई गई हैं, जिसमें 21 अलग अलग ह्यूमन एक्टिविटीज, मशीनों की और नेचुरल फिनोमिना की आवाजें हैं जो कुछ ऐसी हैं। अब जाहिर सी बात है एलियंस को अगर ये आवाजें सुननी है तो उन्हें इस फोनोग्राफ को ऑपरेट करना आना चाहिए, और इसी के लिए नासा के साइंटिस्ट ने इंस्ट्रक्शंस भी रखी हैं इन डब्बों के अंदर। अब अच्छी खबर यह है कि उन्होंने इन इंस्ट्रक्शंस को किसी इंग्लिश या हिंदी भाषा में नहीं लिखा, क्योंकि ऑब्वियसली क्या चांस है कि एलियंस को हमारी भाषा समझ में आएगी। लेकिन बुरी खबर यह है कि उन्होंने इन इंस्ट्रक्शंस को डायग्राम्स के फॉर्म में दर्शाया गया है। और बुरी खबर मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जरा इस डायग्राम को देखो आप। एलियंस का तो भूल ही जाओ, आप खुद ही देखो इस डायग्राम को और बताओ इन इंस्ट्रक्शंस को देखकर, इन डायग्राम्स को देखकर क्या आप समझ पा रहे हो कि फोनोग्राफ की मशीन को कैसे ऑपरेट करना है। मेरी राय में आज के दिन के 90% इंसान भी इन इंस्ट्रक्शंस को नहीं समझ पाएंगे, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एलियंस इन डायग्राम्स को देखकर समझ पाए कैसे ऑपरेट करना है इस मशीन को। इन डायग्राम्स की थोड़ी इंग्लिश ट्रांसलेशन आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि एक्चुअली में किस डायग्राम का क्या मतलब है। फोनोग्राफ को ऑपरेट करना वैसे कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। एलियंस को बस ये समझना होगा कि कैसे हम इस डिस्क को लें, इस डिस्क को यहाँ डालें और इसके ऊपर ये सुई लगा दें। लेकिन सबसे मुश्किल काम होगा इन फोटोज को एक्चुअली में देख पाना। ये सभी फोटोज जो आपने अभी स्क्रीन पर देखी इस गोल्डन रिकॉर्ड में मौजूद है। साल 1977 में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं होती थी जो एनालॉग डिस्क पर इमेजेस को जेपेग जैसे फॉर्मेट्स में स्टोर कर सके। वॉयजर के कंप्यूटर सिस्टम्स सिर्फ 69 किलोबाइट्स की जानकारी ही स्टोर कर सकते थे। 69 किलोबाइट्स होता है सिर्फ 0.07 मेगाबाइट। एक इमेज के लिए भी ये बहुत कम पड़ जाता है, 115 इमेजेस तो बहुत दूर की बात है। इसलिए नासा ने इन डिस्क्स पर इमेज डेटा शामिल करने के लिए एक नया तरीका सोचा। उन्होंने इन फोटोज को एक स्क्रीन पर प्रोजेक्ट किया और एक टेलीविजन कैमरा से रिकॉर्ड करके उन वीडियो सिग्नल्स को ऑडियो वेव फॉर्म्स में बदल दिया, और ये फोटोज एक्चुअली में ऑडियो के फॉर्म में इन डिस्क्स में स्टोर्ड है। तो एलियंस अगर इन्हें देखना चाहते हैं तो उसके लिए रिवर्स प्रोसेस करना होगा। ऑडियो के फॉर्म में जो डेटा स्टोर्ड है उसे वापस इमेज में बदलना होगा। ये कैसे किया जाए, इंस्ट्रक्शंस इंटरस्टेलर एनवेलप पर दी गई हैं, आप देखकर पढ़ सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी अपने आप में इतनी टेक्निकल और कॉम्प्लिकेटेड है कि इसे समझाने में एक अलग वीडियो लग जाएगा। तो डिकोड करने का झंझट छोड़िए, मैं आपको अब स्क्रीन पर दिखाता हूँ इस गोल्डन रिकॉर्ड में आखिर क्या मौजूद है। 115 तस्वीरों को जब डिकोड किया जाएगा तो पहली तस्वीर ये सामने आएगी, एक सफेद कैलिब्रेशन सर्कल, एक सिंपल ब्लैक एंड व्हाइट ड्राइंग जो दो चीजें करती है। पहले ये खुद रिकॉर्ड के आकार को रिप्रेजेंट करती है और ये अपने आप में एक सिग्नल भी है कि डिकोडिंग सही तरीके से हुई है। इसके बाद आएंगी फोटोज बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स की, फिजिकल यूनिट्स, क्वांटिटीज, डेफिनेशंस। फिर 2 सोलर सिस्टम पैरामीटर्स के डायग्राम्स आते हैं जो सन और तब के 9 प्लैनेट्स को दिखाते हैं। इस डायग्राम के बाद सोलर सिस्टम के कई सारे ऑब्जेक्ट्स
की इंडिविजुअल फोटोज दिखाई जाती हैं, मरकरी, मार्स, अर्थ और जुपिटर। कुछ इमेजेस में एक्सप्लेनेटरी सिंबल्स जैसे कि मैथमेटिकल डेफिनेशंस या केमिकल फॉर्मूलाज भी शामिल हैं। उदाहरण के लिए ये फोटोग्राफ जिसका टाइटल है इजिप्ट, रेड सी, सिनाई पेनिनसुला एंड द नाइल, अर्थ एटमॉस्फेयर की कॉम्पोजिशन बताई गई है। तस्वीर के ऊपर की ओर टैग दिखता है कि हमारी एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन 78% है, N2 78/100। यहाँ कुछ केमिकल एलिमेंट्स के मॉडल्स भी शामिल हैं जैसे कि हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फास्फोरस। ये केमिकल एलिमेंट्स जीवन के आधार, लाइफ के फंडामेंटल ब्लॉक्स को दर्शाते हैं। डीएनए स्ट्रक्चर्स की भी 2 तस्वीरें हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन की ट्रांसमिशन को भी समझाती हैं। एक ऐसी चीज जो सभी लिविंग थिंग्स में मौजूद है। एक तस्वीर माइक्रोस्कोपिक डिटेल्स में सेल्स और उनके डिवीजन को भी दिखाती है। इसके बाद की 20 इमेजेस इंसानों की लाइफ को दर्शाती हैं। यहाँ कुछ इमेजेस ऐसी भी हैं जो इंसानों की काबिलियत को दर्शाती हैं, कैसे मुंह का इस्तेमाल चाटने, खाने और पीने के लिए किया जाता है। साथ ही साथ एक फोटो यहाँ पर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना और ताजमहल की भी है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि कोई भी तस्वीर यहाँ पर इंसानों के नेगेटिव एस्पेक्ट को नहीं दर्शाती। कोई कॉन्फ्लिक्ट या वर्ल्ड वॉर या किसी भी वॉर जैसी चीज का कोई जिक्र नहीं किया गया है। एक बहुत ही होपफुल और पॉजिटिव साइड इंसानियत की दर्शाई गई है इन तस्वीरों में। मानवता का एक आइडियल वर्जन, जैसा कार्ल सेगन ने 1978 की अपनी किताब मर्मर्स ऑफ अर्थ द वॉयेजर इंटरस्टेलर रिकॉर्ड में एक्सप्लेन किया। सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर यही उठता है कि क्या कोई भी वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट कभी किसी एलियन तक पहुंच पाएगा, और अगर ये किसी एलियन स्पीशीज तक पहुंच भी गया, क्या उस एलियन की स्पीशीज के पास इतना इंटेलिजेंस लेवल होगा इस चीज को डिकोड करने के लिए या नहीं होगा? आपकी क्या राय है यहाँ पर नीचे कमेंट्स में लिखकर बता सकते। अभी के लिए वॉयेजर 1 का स्पेसक्राफ्ट 61,198 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तेज दौड़े जा रहा है, धरती से लगभग 2500 करोड़ किलोमीटर दूर इंटरस्टेलर स्पेस की गहराइयों में। अनफॉर्चुनेट चीज ये है कि ये ज्यादा दिन तक और चलने वाला नहीं है। इसकी पावर सप्लाई धीरे धीरे खत्म हो रही है और साइंटिस्ट का एस्टिमेट है कि 2025 में ही इसकी पावर सप्लाई पूरी तरीके से खत्म हो सकती है। इससे हमारा कम्युनिकेशन जरूर खत्म हो सकता है, लेकिन इसके अंदर मौजूद गोल्डन रिकॉर्ड हमेशा के लिए शायद प्रिजर्व्ड रहेगा। स्केलर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। Okay, sorry, I'm gonna pause it here. Like, information और knowledge से मेरा दिमाग फटा जा रहा है अभी. To be honest, first of all, I just want to give a hand just for the efforts and thought that was put into it when they were doing all of these things. Okay, I just want to like appreciate that. पहली चीज क्योंकि first of all, everything is so complex. Second of all, they are making all of it readable, or like, how do I say this, but it takes a lot of effort. मतलब कितना इतना सब कुछ कर रहे हैं. हाँ, ये चीज़ इन अ वे आई फील इट्स वेरी रिडिकुलस क्योंकि तुम कैसे सोच सकते हो कि वो डायग्राम्स पढ़ना जानेंगे या फिर कोई लैंग्वेज जानेंगे. यू फर्स्ट ऑफ ऑल यू डोंट इवन नो दैट दे एग्जिस्ट. सेकंड ऑफ ऑल, इफ एट ऑल दे डू, then they're gonna get it. Third, if they do get it, how do you know they don't think कि ये चीज़ कुछ हमें हर्ट करने आई है, and they like just blast it off, or like they don't even see anything. And if they do, fourth, how do you think they'll understand this so much? Even after they understand, what if they don't want to like come here and just be nice with us? What if they're not nice people, or they're not people? First of all, कितने सारे पॉसिबिलिटीज है, बट उसमें भी इन्होंने इतनी सारी मेहनत की है. सो आई वांट टू गिव अ गुड हैंड फॉर दैट. बट देन आई आल्सो फील इट्स वेरी रिडिकुलस कि इतनी एफर्ट और इतनी कंसिडरेशन किसी और अच्छी जगह पे भी दिखा सकते हैं. करते होंगे फॉर श्योर, बट लाइक आई डोंट नो हाउ इट साउंड्स, बट आई फील लाइक इट कैन ऑल्सो बी डाइवर्टेड टू द प्लेसेस वेयर इट्स एक्चुअली वेरी मच नीडेड. आई एम श्योर इट मस्ट बी गोइंग एज वेल, बट दिस just makes more sense to me because the whole, yeah, see, it can also be fruitful. मतलब कैसा, who knows कि यहाँ कभी future में, बहुत बहुत future में there might be some tradings happening between us and the alien species. Like there are other people living somewhere else and they are living something very differently, लेकिन अच्छा भी है तो हम यहाँ से वहाँ आ सकते हैं, वहाँ से यहाँ आ सकते हैं. जैसे स्टार्ट में इवोल्यूशन के वीडियोस में हमने देखा कि पीपल वर नॉट इवन नोन कि अगर गुजरात से फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र जाना है तो इवन दैट वाज नॉट पॉसिबल. पीपल आर डिफरेंट इन गुजरात, पीपल एक्ट डिफरेंटली कल्चरली एवरीथिंग इन महाराष्ट्र. थैंकफुली वी कैन स्वैप and we can understand new things, and maybe in future
wherever these alien people are living would be like Gujarat and Maharashtra. We'll be swapping things and we'll be like trading and we'll be like going, oh, let's just go here और ये सीख के आते हैं this and that. What if? You never know. हमारे बहुत सारे अलग अलग जन्म हो चुके होंगे by the way by till that time. But this is something, an open end to have a lot of discussions on. Let me know yours. I'm really, really curious as to what do you think because I had like so many questions while it was going through. Also, like मेरा दिमाग अभी full है information से I need to process it. But that's what I think for now. अभी कुछ याद नहीं आ रहा है. अगर आएगा, I'll probably say it later on. Bye. Love you.